welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 12 physical education students, तो अब हम physical education का आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे आज, that is training in sports. तो इस पे हम पढ़ेंगे कि देखो जितने भी हमारे फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ हो गया, इंड्योरेंस हो गया, स्पीड हो गया, उन्हें हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं कि अगर आपको अपने अंदर बहुत स्ट्रेंथ लेकर आनी है तो वो क्या टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप, वो कौन सी ट्रेनिंग है जिसके थ्रू आप अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आ सकते हो, कैसे आप अपनी इंड्योरेंस बिल्ड कर सकते हो और कैसे एथलीट्स को ऐसी प्रैक्टिस कराई जाती है कि उनकी स्पीड अच्छी हो जाती है, इंड्योरेंस अच्छा होता है। ये सब टेक्निक्स एंड इन सब के मीनिंग हम बहुत डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले गाइस हमें पढ़ना है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होती है। तो हमें सबसे पहले स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ट्रेनिंग किस लिए होती है? किसी भी चीज़ काम के अंदर अगर हमें परफेक्शन लेकर आना है, हमें उसके लिए बिल्कुल रेडी होना है, तो उसके लिए हमें ट्रेन करा जाता है। एग्जैक्टली स्पोर्ट्स ट्रेनिंग भी ऐसी होती है, किसी एक पर्टिकुलर एथलीट को दी जाती है ये, जिससे कि वो जो है अपने पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाए, उनमें परफेक्शन आ जाए, उनकी स्पीड बिल्ड हो जाए, उनका एंड्योरेंस बिल्ड हो जाए। ये हो गया सिंपल ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। जैसे आप लोगों के एग्जाम्स आते हैं उससे पहले तुम पढ़ाई करते हो ना, अपने आपको पूरा ट्रेन कर लेते हो कि जो भी क्वेश्चन आएगा वो मैं सारे सॉल्व कर दूँ, ठीक है। तो अपना कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हो, फोकस इंक्रीज करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंक्रीज करते हो अपनी, ठीक है, प्रैक्टिस करते हो। वैसे ही स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में होता है, प्रैक्टिस कराई जाती है, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी सब कुछ बिल्ड करने के लिए। तो ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एन इंडिविजुअल फॉर एनी इवेंट, ठीक है। ट्रेनिंग क्या होता है? किसी भी इवेंट के लिए एक अगर हम पर्सन को जो है तैयार कर रहे हैं उसे कहते हैं ट्रेनिंग। ये कोई एक्टिविटी भी हो सकती है, जॉब भी हो सकता है। सिंपल बेसिक डेफिनेशन आपको एग्जाम में आए लिखने की स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की, तो आप क्या लिख सकते हैं? दैट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ स्पोर्ट्स। में जब हम स्पोर्ट्स में इसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि वो अपने हाई परफॉर्मेंस दे पाए किसी भी स्पोर्ट्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। अब देखो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में हम एंड्योरेंस बिल्ड करते हैं, स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड करते हैं। तो आप जानते हैं किस तरीकों से ये एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ जो है हम एक स्पोर्ट्स पर्सन में या एक एथलीट में डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा आता है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ होती क्या है? देखो स्ट्रेंथ मतलब आपको यूजुअली हर काम करने के लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आपको फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ती है। अगर आपको जो है पानी का ग्लास उठाना है या फिर अगर आपको जो है किसी बॉल को थ्रो करना है, सो मेनी चीज़ों के लिए हमारे को क्या चाहिए? स्ट्रेंथ की ज़रूरत चाहिए। और कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में स्ट्रेंथ को भी डेवलप करा जाता है। तो स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द होल बॉडी और एनी ऑफ इट्स पार्ट टू एक्सर्ट फोर्स। तो एक फोर्स एक्सर्ट करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ। हम स्पोर्ट्स की बात करें तो अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हर एक स्पोर्ट्स में ना अलग अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। जैसे वेट लिफ्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, और वहीं पे जो है बास्केटबॉलर को शूटिंग स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है कि उन्हें थ्रो करना अच्छे से। तो इसलिए हमने स्ट्रेंथ्स को ना क्लासीफाई कर दिया है। वेट लिफ्टर को अलग टाइप की स्ट्रेंथ की यूज़ होती है, बास्केटबॉल प्लेयर को एक अलग टाइप की स्ट्रेंथ की यूज़ होती है। तो इसलिए हमने स्ट्रेंथ्स को जो है क्लासीफाई कर दिया। तो सबसे पहले आती है गाइस हमारी दो क्लासिफिकेशन है मेनली हमारे स्ट्रेंथ की। पहली है स्टैटिक स्ट्रेंथ और दूसरी है डायनामिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक में कोई मूवमेंट नहीं होता, डायनामिक में मूवमेंट होते हैं, ठीक है। बेसिक देखिए यहाँ आप डेफिनेशन रीड कर सकते हैं। स्टैटिक स्ट्रेंथ में क्या होता है गाइस? देखो हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं बट इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा होता। जैसे कि आप इमेजिन करो कि आप जो है दीवार को ऐसे ही पुश कर रहे हो, इस टाइप से हो गई हमारी स्टैटिक स्ट्रेंथ। बट डायनामिक स्ट्रेंथ होती है, उसमें मूवमेंट होता है। जैसे कि जब आप पुशअप्स मारते हैं तो क्या होता है उसके अंदर कि आप जो है मूवमेंट भी कर रहे हैं, साथ ही के साथ आपकी स्ट्रेंथ भी उसमें यूज़ हो रही है, पुशअप्स में, पुलअप्स में। वहीं पे अगर आप बस दीवार को ऐसे यूँ पुश कर रहे हैं तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, बट फिर भी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये स्टैटिक वाली में मूवमेंट नहीं देखी जाती है, बट डायनामिक में यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो डायनामिक को आइसोटेनिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द मूवमेंट्स। मूवमेंट्स आर क्लियरली विजिबल व्हेन समवन यूज डायनामिक स्ट्रेंथ। जब हम डायनामिक स्ट्रेंथ यूज करते हैं तो मूवमेंट क्लियरली विजिबल होती है। अब डायनामिक स्ट्रेंथ को भी हमने पर्टिकुलरली दो पार्ट्स में और डिवाइड करा है। पहली है मैक्सिमम स्ट्रेंथ और दूसरी है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम और टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। इसमें जो है बहुत ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है हमारे को, ठीक है। अब यूजुअली ये किस में होता है? वेट लिफ्टिंग में। जैसे कि जब वेट लिफ्टर को जो है वेट लिफ्टिंग करनी होती है तो उस समय अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को उन्हें यूज़ करना होता है। स्ट्रेंथ वेट लिफ्टिंग में होती है, जेवलिन थ्रो में भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, रेसलिंग में भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में क्या होता है? हमें स्पीड भी यूज़ करनी होती है अपने स्ट्रेंथ के साथ, कि कितनी स्पीड में हम जो है अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ कर पा रहे हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड। इट कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। इसमें हम रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हैं अपनी
फुल स्पीड के साथ। इसमें हम रेजिस्टेंस को ओवरकम कर रहे थे अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है। तो आप ऐसे लर्न कर लीजिए। और इसके अगर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की अगर हम गेम्स देखें कहाँ पे यूज़ होती है, वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में, जब आपको जो है थ्रो तो करना है बट अपनी मैक्सिमम स्पीड में जल्दी से थ्रो करना है, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट है हमारी स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। इंड्योरेंस मतलब होता है किसी चीज़ को जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स को, एक्सटर्नल प्रेशर्स को आपको झेलना, ठीक है, आप में कितनी सहनशीलता है। तो स्ट्रेंथ इंड्योरेंस मतलब ये होता है कि आप जो है अपनी स्ट्रेंथ को जो है कंटिन्यूअस जो है उसे मेंटेन कर पाए। स्ट्रेंथ इंड्योरेंस इट इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस और टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर अ कंडीशन ऑफ फैटिग। होता है कि इसमें ना हमारी स्ट्रेंथ तो यूज़ हो रही है बट हमें उस स्ट्रेंथ को ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मेंटेन करना है बिना फैटीग हुए, यानी कि बिना थके। जैसे स्विमिंग है उसमें स्ट्रेंथ लगती है बट उसमें हमें बहुत देर तक अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करना पड़ता है। साइकिलिंग जो है और जो इससे मैराथन रेसेस होती है उसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करनी है, बट ये नहीं कि आप एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ यूज़ कर दे, पहले ही अपनी सारी स्ट्रेंथ यूज़ कर ले और फिर बाद में आप थक जाए। नहीं, इसमें हमने अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हुए चलना होता है, इसलिए इसे कहते हैं एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। तो एंड्योरेंस मतलब जब भी आए ना तो आप समझ जाना कि किसी चीज़ को मेंटेन करते हुए हमें चलना है। एक्सप्लोजिव मतलब सडनली यूज़ है और मैक्सिमम मतलब तो आपको पता ही है। तो स्ट्रेंथ का मीनिंग समझ में आ गए सारे हमें। और जो है आगे मूव करते हैं अब हम कि कौन सी हैं टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस जिससे हम अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक का पहले मीनिंग जान लीजिए। आइसो मतलब होता है सेम, मेट्रिक मतलब होता है लेंथ। तो ये वो एक्सरसाइज होती है जिसमें हमारा वर्क डन कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, यानी कि जब इस एक्सरसाइज को हम परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले तो हमें कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देती है। जैसे कि आप सिंपल एग्जाम्पल इसका याद रखो कि आप दीवार को पुश कर रहे हो। जब आप दीवार को पुश कर रहे हो तो आपके जॉइंट्स एंड मसल मूव नहीं कर रहे हैं, आपको विजिबल नहीं है बाहर से। बट अगर हम अपने बॉडी के इंटरनल देखें तो हमारे मसल्स को जब आप ऐसे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो मसल्स में अंदर तो कॉन्ट्रैक्शन डेफिनेटली हो रहा है ना, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो तो आपका फोर्स तो आप एक्सर्ट कर रहे हो, पूरे मसल्स यहाँ से जो है अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं बट वो बाहर आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। और जो है हमारा दूसरा वाला होगा जो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे उसमें हमें विजिबली, जैसे आप जिम में जाते हैं पुशअप्स करते हैं या फिर घर पे पुशअप्स कर रहे हैं तो आपको अपने जॉइंट्स मूवमेंट सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, बट आइसोमेट्रिक में मूवमेंट्स दिखाई नहीं होते हैं। तो यही होता है हमारा आइसोमेट्रिक एग्जाम्पल, जस्ट लाइक अ पुशिंग अ वॉल। इन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज मसल एंड जॉइंट मूवमेंट इज नॉट विजिबल एज देयर इज नो डायरेक्ट मूवमेंट एंड द वर्क परफॉर्मेंस कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली, ठीक है। तो डायरेक्टली हमें नहीं दिखाई पड़ता है। एग्जाम्पल आप कर लीजिए क्या, पुशिंग अ वॉल। नेक्स्ट में मूव करते हैं। एक्सरसाइज हमारी आती है आइसोटोनिक एक्सरसाइज। तो आइसो मतलब तो वही रहेगा सेम और टोनिक मतलब होता है मसल्स को टोन करना, समझ गए। तो इसका मीनिंग से ही समझ सकते हो, नाम से ही समझ सकते हो, आई मीन टू से कि इसमें हमारे मसल्स टोन होंगे, यानी कि हम जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो वी कैन सी द डिफरेंस इन आवर मसल्स। हमें विजिबल होगा कि धीरे धीरे जब हम एक्सरसाइज को करने लगते हैं तो हमारे मसल्स काफ़ी ज़्यादा टोन हो जाते हैं एंड वी कैन सी द डिफरेंस। एंड जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो भी हमारी बॉडी में मूवमेंट्स देखी जाती हैं, ठीक है। तो आइसोटोनिक एक्सरसाइज इन विच मूवमेंट कैन बी डायरेक्टली सीन, जिसमें हम मूवमेंट डायरेक्टली देख सकते हैं। आइसोटोनिक एक्सरसाइज रिजल्ट इन टोन मसल एंड इंक्रीज मसल लेंथ। यहाँ अगर हम ये करते हैं तो हमारे मसल बिल्कुल ऐसे टोन हो जाते हैं और मसल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल जंपिंग ऑन द स्पॉट, आप स्पॉट जंप कर रहे हो, आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, यानी कि आप जो है वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, एनीथिंग लाइक दैट। तो ये हो गया हमारा आइसोटोनिक। अब हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सरसाइज आती है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। अब आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में आइसोस मीनिंग इक्वल या आप कह सकते हैं सेम और काइनेटिक मतलब होता है मूवमेंट। सो आइसोकाइनेटिक मूवमेंट स्टार्ट्स फॉर इक्वल मूवमेंट। अब इस मेथड में देखो क्या होता है, हमें मूवमेंट जो है अपनी कंटिन्यूअसली करनी पड़ती है। जैसे कि स्विमिंग में और रोइंग में, जब हम स्विमिंग कर रहे होते हैं तो वी आर कंटिन्यूअसली मूविंग आवर हैंड्स, जब हम रोइंग कर रहे होते हैं तो भी हम अपनी स्ट्रेंथ को कंटिन्यूअसली यूज़ कर रहे होते हैं। तो आइसोकाइनेटिक में क्या होता है, कंटिन्यूअसली हम अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हो गया हमारा आइसोकाइनेटिक। गाइस हमारा नेक्स्ट वो क्या है, फिजिकल कंपोनेंट एंड्योरेंस। एंड्योरेंस क्या होता है, एंड्योरेंस को बिल्ड करने के लिए कौन कौन सी ट्रेनिंग हमें करनी चाहिए, ठीक है। तो एंड्योरेंस बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू विथस्टैंड फटीग और द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू विथस्टैंड द स्ट्रेस फॉर प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी। यानी कि जब हम स्ट्रेस और फटीग को बहुत समय तक झेल सकते हैं उसे कहते हैं एंड्योरेंस। एंड्योरेंस के लिए आप मैराथन रनर्स को अपने ध्यान में रखिए। जैसे कि जब मैराथन रनर्स रन कर रहे होते हैं तो इतने समय तक उन्हें अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करना होता है, उन्हें जितने भी एक्सटर्नल प्रेशर आ रहे होते हैं उन्हें झेलना पड़ता है और जो है इंड्योर करना पड़ता है सारे ही फैक्टर्स को, ठीक है। तो वो हो गया एंड्योरेंस। तो एंड्योरेंस बिल्ड करना हर एक स्पोर्ट के लिए, आपको स्टैमिना एक तरीके से आप कह सकते हो बिल्ड करना हर एक स्पोर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ना हो कि आप बीच में जो है थक जाए या फिर आप जो है अपनी स्ट्रेंथ आप में है बट वो आप सारी की सारी पहले यूज़ कर ले और आप आगे जाके थक जाए, ठीक है। तो इट इज़ एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू विथस्टैंड फटीग और द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू टॉलरेट स्ट्रेस फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी, ठीक है। प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, काफ़ी ज़्यादा देर के लिए जब हम स्ट्रेस को और फटीग को जो है
अपना टॉलरेट करते रहते हैं, होता तो है बट जब उसे टॉलरेट करते रहते हैं तो वो होता है हमारा एंड्योरेंस। तरीके से आपको एंड्योरेंस समझना हो तो एंड्योरेंस ना हमारी एबिलिटी होती है स्पोर्ट मूवमेंट्स को करने की विद डिजायर्ड क्वालिटी एंड स्पीड अंडर कंडीशंस ऑफ फैटीग, यानी कि जब आपको थकान वाली फैटीग वाली भी कंडीशन होती है तब भी आपको अपनी स्पीड एंड जो आपकी क्वालिटी है वही मेंटेन करनी है। ऐसे नहीं कि थकान हो रही है तो आप धीरे भागना शुरू कर जो, अगर आप धीरे भागेंगे तो यू विल नॉट विन, ठीक है। तो एंड्योरेंस में क्या होता है कि हमारी स्पीड जो है, हमारी स्ट्रेंथ जो है वो डिजायर्ड क्वालिटी में मेंटेन रहती है अगर हमारे में अच्छी एंड्योरेंस होती है। जैसे कि फुटबॉल के प्लेयर्स होते हैं, इतने लंबी देर तक फुटबॉल के मैच चलते हैं तो उन्हें थ्रू आउट द फुटबॉल मैच अपनी स्पीड, अपनी जो स्ट्रेंथ है सब कुछ जो है मेंटेन करके रखनी होती है। हॉकी प्लेयर्स, बास्केटबॉल प्लेयर, उन सबको अपनी जो है एंड्योरेंस बिल्ड करनी होती है जिससे कि वो जो है फील्ड पे थके ना और अपनी जो स्पीड है, अपनी जो क्वालिटी उसे मेंटेन कर पाए। तो ये हो गया एंड्योरेंस। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस। तो अब देखो जो एंड्योरेंस होता है ना उसे हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है नेचर ऑफ द एक्टिविटी में कि क्या एक्टिविटी है जिसके लिए आपको एंड्योरेंस बिल्ड करना है, दूसरा होता है किस पे, हमारा ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी की जो एक्टिविटी है वो कितनी देर तक चलने वाली है, ठीक है। तो नेचर ऑफ द एक्टिविटी के बेसिस पे हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है अपने एंड्योरेंस को। पहला है बेसिक एंड्योरेंस, दूसरा जनरल एंड्योरेंस एंड तीसरा है स्पेसिफिक एंड्योरेंस। ऑफ एक्टिविटी पे हमारे पास होता है बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस एंड स्पेसिफिक एंड्योरेंस। तो बेसिक एंड्योरेंस क्या होता है, जब हमें अपनी जो है मूवमेंट को लॉन्ग ड्यूरेशन तक करना होता है एट स्लो पेस, ठीक है। जैसे कि वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, स्विमिंग हो गया। मॉडरेट स्पीड पे हमें जो है अपनी क्या करना होता है, हमें अपनी मूवमेंट को कंटिन्यूसली करना होता है। अब स्विमिंग है, रोइंग है या फिर जॉगिंग है, यहाँ पे हमें अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए जो है क्या करना है, अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जनरल एंड्योरेंस। इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रेजिस्ट फैटिग सैटिस्फैक्टरीली कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। ओके, नेक्स्ट आता है गाइस हमारा स्पेसिफिक एंड्योरेंस। अब जो स्पेसिफिक एंड्योरेंस होती है इसमें स्पेसिफिक वर्ड से समझ जाओ, ये हर एक एक्टिविटी के लिए, हर एक स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग तरीके से होती है। तो इसमें भी हमें एंड्योरेंस बिल्ड करना होता है बट सबके लिए अलग होते हैं। जैसे कि मैराथन रनर को एक डिफरेंट टाइप का एंड्योरेंस बिल्ड करना होगा और वहीं पर अगर हम किसी रेसलर की बात करें उनको एक डिफरेंट टाइप का एंड्योरेंस बिल्ड करना होगा। इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू कंप्लीट द टास्क विदाउट एनी फैटिग। यहाँ पे हमने टास्क को कंप्लीट करना है बिना थके, विदाउट एनी फैटिग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक एंड्योरेंस। तो ये हमने नेचर ऑफ एक्टिविटी पे क्लासिफिकेशन पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी की, जो हमारा स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो कितनी देर तक चलने वाली है, उसके बेसिस पे भी हमारे एंड्योरेंस जो है वो क्लासिफाइड है। ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी पे देखिए तो हमारे पास होती है स्पीड एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। स्पीड एंड्योरेंस हमारी एबिलिटी होती है कि हम मूवमेंट को परफॉर्म करें विद हाई स्पीड टू रेजिस्ट फैटिग एंड ये एक्टिविटीज़ कितनी देर तक लास्ट करती है, 45 सेकंड्स तक, ठीक है। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस क्या होती है, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस टू रेजिस्ट फैटिग इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी लास्टिंग फ्रॉम 45 सेकंड्स टू 2 मिनट्स, एग्जाम्पल 800 मीटर रेस, ठीक है। द मीडियम टर्म एंड्योरेंस की बात करें तो ये वो एक्टिविटी होती है लास्टिंग फ्रॉम 2 मिनट्स टू 11 मिनट्स, एग्जाम्पल 1500 टू 3000 की बात करें। इट इज नीडेड फॉर दो स्पोर्ट्स विच रिक्वायर मोर देन 11 मिनट, जैसे मैराथन बोलो, क्रॉस कंट्री रेसेस बोलो, उसमें हमें इसकी ज़रूरत होती है। तो ये कैसे हम एंड्योरेंस को बिल्ड कर सकते हैं, तो इसका दो क्लासिफिकेशन है। पहला है कॉन्टिन्यूअस मेथड और दूसरा है वेरिएबल पेस मेथड। तो कॉन्टिन्यूअस मीनिंग पता है ना, लगातार होने वाले काम को हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस मेथड में बिना ब्रेक के जो है हमें जो है अपनी एक्टिविटी को जो है वो लगातार कंटिन्यू करना होता है। तो इट इज़ द मेथड एंड एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है। तो इसमें एक्सरसाइज होती है लॉन्ग टाइम विदाउट एनी ब्रेक, जैसे कि क्रॉस कंट्री रेस होती है या मैराथन रनर्स होते हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, कॉन्टिन्यूअस मेथड एंड फास्ट कॉन्टिन्यूअस मेथड, ठीक है। अब ये डायरेक्ट एग्जाम में गाइस ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप डिफाइन कीजिए कॉन्टिन्यूअस मेथड को और उसके टाइप्स को। तो ये बहुत एक कॉन्टिन्यूअस मेथड समझ गए जहाँ लगातार आपको ट्रेनिंग करनी है। अब स्लो कॉन्टिन्यूअस मेथड में हम लगातार ट्रेनिंग करते हैं बट उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, आधे घंटे से कम नहीं होनी चाहिए और कई बार तो 2 घंटे तक हो जाती है। अब ऐसा कौन सा स्पोर्ट है जिसके लिए हम आधे घंटे से कम देर नहीं और बल्कि 2 घंटे तक की ट्रेनिंग लगातार करते रहते हैं, तो वो हो जाते हैं साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग या मैराथन के लिए हम ये वाली ट्रेनिंग लेते हैं। इसको कहते हैं स्लो कॉन्टिन्यूअस मेथड। रीड कर लीजिए। अब गाइस स्लो कॉन्टिन्यूअस मेथड समझ लिया है कि हमें यहाँ लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए एक्सरसाइज करनी होती है और जो है स्पीड जो है अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन है तो आप बहुत हाई स्पीड तो इसमें मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो इसमें सर्टेन स्पीड को मेंटेन करना होता है, ओके। अब वहीं पे अगर हम दूसरा देखिए फास्ट कॉन्टिन्यूअस मेथड, तो इन दिस वेरिएशन द वर्क इज डन एट फास्ट बट अनचेंजिंग पेस। तो इसमें डेफिनेटली जो स्लो वाला है उससे थोड़ी ज़्यादा हमारी स्पीड रहती है, फास्ट पेस पे हमें चलना होता है, यानी कि फास्ट पेस पे हमें दौड़ना होता है या जो भी हमें एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अब अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ये लेस दैन 20 मिनट्स नहीं होना चाहिए, 20 मिनट से कम का नहीं होता है, 20 मिनट से ज़्यादा का ही हो जाता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि 2 घंटे तक चलेगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इस मेथड के एग्जाम्पल देखिए तो इस मेथड में जो है रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज होते हैं। इस मेथड में हमारी एफिशिएंसी
एफिशिएंसी हार्ट एंड लंग्स की एनहांस हो जाती है। इस मेथड में ग्लाइकोजन जो होता है मसल्स में और लिवर में वो इंक्रीज हो जाता है और प्लेयर डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस अपार्ट फ्रॉम देयर विल पावर एंड ऑल्सो गेट टेंशन। और एक तो इसमें विल पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो बहुत देर तक अपनी जो है एंड्योरेंस करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये आता है इंटरवल टाइप ट्रेनिंग। तो आप लीड केजीएस की डेफिनेशन, इसका मीनिंग क्या है, कॉन्टिन्यूस में बिना ब्रेक के कर रहे थे, इसमें ब्रेक के साथ करेंगे। ठीक है, आपने अपनी जो है, और बेसिकली इसमें जो है थोड़ा फास्ट पेस पे करा जाता है। इट इन्वॉल्व्स रिपीटेड एफर्ट्स एट द रिलेटिवली फास्टर पेस, ऐसा धीरे नहीं, फास्टर पेस एज कम्पेयर टू कॉन्टिन्यूस। थोड़ा फास्टर पेस पे इसमें जो है हमें एक्सरसाइज करनी होती है और साथ ही के साथ बीच में हमें जो है ब्रेक मिलते रहते हैं। और अगर इसके एडवांटेजेस देखिए, अगर एथलीट परफॉर्म करते हैं इस एक्सरसाइज को तो वो जो है इंप्रूव करते हैं उनकी वर्किंग कैपेसिटी इन शॉर्ट टाइम में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। दिस मेथड हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। द ट्रेनर कैन ऑब्जर्व अ प्लेयर इजिली, द प्लेयर इन शॉर्ट टाइम कैन एनहांस हिज एंड्योरेंस। शॉर्ट टाइम में एंड्योरेंस भी बिल्ड हो जाती है। तो आप कोई से भी गाइस लर्न कर लीजिए 2। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेटली एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये पूछा गया। अब इसमें क्या होता है गाइस, आप लोगों को एक स्पेसिफाइड पाथ बता दिया जाता है और उसमें आपको ये नहीं बताया होता कि आपको कब रुकना है, आपको कब नहीं रुकना है। इसमें आपको अपने हिसाब से जो अपनी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस को मेंटेन करते हुए बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना होता है। इट इज़ अनदर मेथड टू डेवलप एंड्योरेंस एबिलिटी। दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय स्वीडिश कोच गोस्ता होमर। तो याद रखिए, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्वीडिश प्ले और स्पीड प्ले। तो अगर आज एग्जाम में व्हाट इज स्पीड प्ले या फिर स्वीडिश प्ले तो कौन सा है, फ्राटेक मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम अपनी पेस को चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। तो बेसिकली इसमें आपको क्या जो है एक बड़ा सा टास्क दे दिया जाता है कि हिल आएगी, रिवर आएगी, फिर आपको जो है जैसे ट्रेनिंग नहीं होती जिसमें वो जाल के नीचे से निकल के जाना होता है, फिर भागना होता है, फिर वो स्विमिंग करके जाना होता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप अपनी जो है पेस अपने हिसाब से मेंटेन करते हो। दिस मेथड हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन। एथलीट चेंजेस हिज और हर स्पीड अकॉर्डिंगली। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन होता है कि आपको अपने हिसाब से देखना है कि कब आपको अपनी स्पीड कितनी रखनी है। मेथड जरूर से कर लेना क्योंकि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आंसर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हम मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट पे, दैट इज स्पीड। तो स्पीड क्या होती है, एबिलिटी टू डू टास्क इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, यानी कि जल्दी से आप अपने टास्क को कंप्लीट कर पाए, उसे कहते हैं स्पीड। स्पीड बहुत कॉम्प्लेक्स होती है नेचर पर एंड डिपेंड ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही हमारे को जो है सिग्नल्स भेजता है कि हम अपनी स्पीड जो है वो मेंटेन करें या बहुत तेजी से अपने काम को करें। स्पीड एबिलिटी इन स्पोर्ट्स सिग्निफाइज एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मोटर मूवमेंट एज क्विकली एज पॉसिबल। तो अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में स्पीड मतलब होता है कि आप अपने मूवमेंट्स जल्दी से जल्दी परफॉर्म करें। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्पीड। अब आती है गाइस हमारी टाइप्स ऑफ स्पीड। तो टाइप्स ऑफ स्पीड में सबसे पहले आता है रिएक्शन एबिलिटी, यानी कि हम कितनी जल्दी स्टिमुलस जो सिग्नल हमें मिल रहा है उसके लिए हम रिएक्ट कर रहे हैं, वो हो जाती है हमारी रिएक्शन एबिलिटी। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होती है बहुत सारे स्पोर्ट्स के लिए क्योंकि हमें अलग अलग टाइप के सिग्नल्स मिलते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, एंड उनको देख के हमें जल्दी से रिएक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल की और एक एथलीट की कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ पे कि वो कितनी जल्दी जो है रिएक्ट करने वाले हैं और कैसे स्पीड में जो है रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा गाइस इसके बाद एक्सेलरेशन एबिलिटी। एक्सेलरेशन एबिलिटी इज एबिलिटी टू अचीव हाई स्पीड ऑफ लोकोमोशन फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, यानी कि आप स्टेशनरी पोजिशन से जगह पे खड़े हुए कैसे बहुत जल्दी से जो है अपनी स्पीड लेकर जाते हैं, बहुत ज़्यादा तेज स्पीड आप कैसे एक्वायर करते हैं। और ये हमारी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। एक्सप्लोजिव मैंने बताया था ना, जब हमें बहुत जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करना हो तो उसे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहते हैं। वहीं पे अगर हम एक्सेलरेशन एबिलिटी की बात करें स्पीड की, तो यहाँ पे अपने अपनी सारी स्पीड को बहुत तेज़ तरीके से यूज़ करना होता है, बहुत जल्दी। जैसे स्प्रिंट रेस में आपको अपनी सारी की सारी स्पीड बहुत ही जल्दी से यूज़ करनी होती है, यानी कि बहुत जल्दी भागना होता है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ग्रेटली ऑन द explosive strength technique and movement frequency of a sports person. This ability is important in every game and sports but hold a great influences in sprinting. तो sprinting में तो बहुत ही ज़रूरी होती है ये। नेक्स्ट आता है मूवमेंट स्पीड। मूवमेंट स्पीड, इसमें हमें मूवमेंट को मिनिमम पॉसिबल टाइम में कंप्लीट करना होता है, यानी कि हमें जो मूवमेंट करनी है उसे हमें जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। ये हो गई हमारी मूवमेंट स्पीड। मोटर एबिलिटी, तो ये एबिलिटी होती है मेंटेन करना अपनी मैक्सिमम स्पीड को व्हेन इन मोशन फॉर मैक्सिमम पॉसिबल ड्यूरेशन और डिस्टेंस। जब हम ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए अपनी मैक्सिमम स्पीड को मेंटेन करते हैं तो उसमें हमें लोकोमोटर एबिलिटीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। ये स्प्रिंट्स जैसी होती है ना, 100 मीटर 200 मीटर, उसमें ज़रूरत होती है शॉर्ट स्प्रिंट्स में। नेक्स्ट आता है हमारा स्पीड एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मतलब जान गए हो तो स्पीड एंड्योरेंस भी समझ जाओगे। स्पीड एंड्योरेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, स्पीड एंड एंड्योरेंस। ये वो हाई स्पीड को लॉन्गर ड्यूरेशन तक मेंटेन कर पाए। ठीक है, तो इट इज़ द एबिलिटी टू मूव एट अ हाई स्पीड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। चाहे हमें फटीग हो रहा हो बट तब भी हम अपनी मैक्सिमम स्पीड को मेंटेन कर पाए। मेथड्स फॉर इंप्रूविंग स्पीड, पहला है
एक्सेलरेशन मेथड। इसमें क्या होता है, स्पेसिफाइड डिस्टेंस दे दिया जाता है और आपको स्टैटिक पोजीशन से भाग कर जो है स्पेसिफाइड डिस्टेंस को जो है अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ उसे कवर करना होता है। तो दिस मेथड इज जनरली यूज्ड टू डेवलप अ स्पीड व्हाइल अटेनिंग मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम अ स्टैटिक पोजीशन। ठीक है, तो इन एक्सेलरेशन रन अ स्पोर्ट्स पर्सन इज रिक्वायर्ड टू रन अ स्पेसिफाइड डिस्टेंस। नेक्स्ट स्पेसिफाइड डिस्टेंस दिया जाता है, उस पर उन्हें भागना है, रन करना है उनको, और कितना, अपनी मैक्सिमम स्पीड पे, स्टैटिक पोजीशन से अपनी मैक्सिमम स्पीड उन्हें उस पर अटेन करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा पेस रन। तो अनलाइक एक्सेलरेशन रन, पेस रन्स इनकॉर्पोरेट द मेथड ऑफ रनिंग द सेट डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहाँ पे हमें जो डिस्टेंस होता है उसको यूनिफॉर्म स्पीड पे मेंटेन करना होता है। जैसे उसमें तो हमें स्टैटिक पोजीशन पे पहले थे और फिर धीरे धीरे अपनी मैक्सिमम स्पीड लेकर आए थे, यहाँ पे जो है यूनिफॉर्म स्पीड पे जो है करना होता है। इट यूजुअली इंक्लूड्स रेसेस ऑफ 800 मीटर्स एंड अबव। तो जो 800 मीटर्स एंड अबव, जो बहुत लंबी रेसेस होती हैं, आप एक तरीके से कह सकते हो, वहाँ पे हमें यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन करके अपना डिस्टेंस कवर करना होता है। तो पेस रन टेक्निक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर जब लॉन्ग रेस होती है, काफ़ी लंबे मीटर्स की रेस होती है, तो उसमें जो है स्टार्टिंग में तो अपनी फास्ट स्पीड जो है एथलीट्स मेंटेन कर पाते हैं। देखो यहाँ गिवन है कि 300 मीटर्स तक तो वो अपनी फुल स्पीड मेंटेन कर पाते हैं, बट ऐसा केस हो सकता है कि वो 300 मीटर के बाद थोड़ा थक जाए और उनकी स्पीड धीरे हो जाए। तो इसलिए जो है एथलीट्स को लॉन्ग रन के लिए अपनी पेस को जो है मेंटेन करके चलना होता है कि वो एंड तक जो है अपनी पेस को मेंटेन कर पाए। आप स्पीड एबिलिटी जो है उनको ये शॉर्ट फॉर्म में चेक कर सकते हैं, रिएक्शन मतलब रिएक्ट करना। तो इस वाली एबिलिटी में हमें जो हमारे को स्टिमुलस मिल रहा होता है उसको बहुत जल्दी से रिएक्ट करना होता है। एक्सेलरेशन स्पीड, आपको मिनिमम पॉसिबल टाइम पे अपनी स्पीड अचीव करनी है। मूवमेंट स्पीड, इट इज द एबिलिटी टू डू अ सिंगल स्मॉल मूवमेंट इन अ मिनिमम पॉसिबल टाइम। आपको सिंगल मूवमेंट को सबसे मिनिमम पॉसिबल टाइम में कंप्लीट करना होता है। लोकोमोटर स्पीड एबिलिटी, इस इज द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड एज लॉन्ग एज पॉसिबल। इसमें हमें मैक्सिमम स्पीड जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक मेंटेन करनी है। स्पीड एंड्योरेंस, इसमें स्पीड मेंटेन करनी है बट विदाउट एनी फैटिग। तो ये देख लीजिए। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब हमारा आता है फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट आता है गाइस फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब समझ जाओ कि हम अपने जॉइंट्स को जो है बहुत ईजिली और बहुत अच्छी तरीके से मूव कर पाएँ, उनको हम कह देते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी द एबिलिटी टू मूव जॉइंट्स इन मैक्सिमम रेंज। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, पहली होती है पासिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये एक तरीके से स्ट्रेचिंग टाइप होती है जो किसी एक पार्टनर की हेल्प से हम करते हैं, जैसे हम अपने हैंड्स को स्ट्रेच करवा लेते हैं किसी से। ठीक है, हमारा एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसमें विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प हमें जो है स्ट्रेचिंग करते हैं हम बिना किसी पार्टनर के। ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्टैटिक और डायनामिक में डिवाइडेड होती है, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक आपको पता है कौन सी, जिसमें मूवमेंट नहीं होती, और डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी इज नीडेड फॉर डूइंग मूवमेंट्स विद ग्रेटर डिस्टेंस व्हेन इंडिविजुअल इज इन मोशन। ठीक है, तो ये किस लिए चाहिए होती है, जब मोशन में, जिम्नास्टिक में देखा है कितने मोशन होते हैं, उसके लिए डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी हमें चाहिए होती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं द मेथड्स टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी। तो इलास्टिक मेथड, अब इस मेथड में हमें स्ट्रेचिंग करनी होती है, वो भी एक रिदम में, और स्विंगिंग मूवमेंट्स होती है इसमें। ठीक है, दूसरा आ गया गाइस हमारा स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। इट इन्वॉल्व्स ग्रेजुअली ईजिंग इनटू द स्ट्रेच पोजीशन एंड होल्डिंग द पोजीशन। तो इसमें हम स्ट्रेच करते हैं अपनी बॉडी को, होल्ड करते हैं उस पोजीशन को। डन। इसमें जो टाइम होता है कि आपने स्ट्रेच करा और आपने अपनी उस पोजीशन को होल्ड करा, वो पर्पस टू पर्पस जो है वेरी करता है। नेक्स्ट आता है गाइस हमारा पासिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक पासिव आप समझ जाओ कि एक्सटर्नल हेल्प मिलेगी। कई बार हम कोई प्रॉप यूज़ कर लेते हैं, जैसे वो बॉल होती है ना, और जो है ट्रेनर हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो पासिव फ्लेक्सिबिलिटी में हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मेंटेन करते हैं, हम स्ट्रेच करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हेल्प, जैसे कि कोई ट्रेनर आ गए हैं हमारे को हेल्प करने, कोई प्रॉप है हमारे पास जिससे हम अपनी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। ठीक है, पासिव फ्लेक्सिबिलिटी भी पढ़ जाता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, डेफिनेशन एंड टाइप। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज आपको पता है, ये वो एबिलिटीज है जो हमें किसी भी टास्क को एफिशिएंटली करने में हेल्प करती हैं। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी सिंपली यही होता है कि जो स्पोर्ट्समैन है वो अपनी मूवमेंट को एक अच्छी क्वालिटी में कर पाए और एक अच्छा इफेक्ट लेकर आ पाए। ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के, पहला होता है कपलिंग एबिलिटी, देन होता है हमारा रिदम एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी, अडैप्शन एबिलिटी एंड बैलेंस एबिलिटी से ही देख लेते हैं। बैलेंस एबिलिटी में हमें अपनी बॉडी का बैलेंस जो है या इक्विलिब्रियम जो है उसे मेंटेन करके रखना होता है थ्रू आउट द मूवमेंट, या कोई डिस्टर्बेंस हो उसके बाद भी। अब आता है एबिलिटी। अब अडैप्टेशन वर्ड से ये आप समझ सकते हो, इसमें हमें अपने मूवमेंट को अडैप्ट करना होगा या चेंज करना होगा एज पर द चेंजेस जो हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है रिएक्शन एबिलिटी। इसमें हमारी वो एबिलिटी देखी जाती है जो है रिएक्शन, मतलब पता है ना कि हमें स्टिमुलस को जल्दी से जल्दी रिएक्ट करें। दिस इज द एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली एंड इफेक्टिवली टू अ स्टिमुलस। तो बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें हमें डिफरेंट विजुअल मिलते हैं और वहाँ पे हमें रिएक्शन एबिलिटी की जरूरत होती है। नेक्स्ट हुआ रिदम एबिलिटी। रिदम एबिलिटी में हमें क्या करना होता है, अपनी मूवमेंट को रिदम फॉर्म में कंटिन्यू करना होता है। एबिलिटी, अब कपलिंग एबिलिटी में हमें अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जो है कोऑर्डिनेट करके मूवमेंट करनी होती है, तो ये होती है हमारी कपलिंग एबिलिटी। तो हमारे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज भी कंप्लीट हो गया एंड आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, दैट इज ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं आपको बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ाने वाली हूँ एंड वन शॉट रिविजन करने वाले हैं। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।